नमस्कार, आप सभी का रमेश रुएल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में बिहार सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई एसएलपी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड शामिल को लेकर जो 320 पेज की जो एसएलपी लगाई है, उस एसएलपी में क्या सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने लिखा है, क्या दलीलें दी हैं कि बीएड को शामिल किया जाए, किस आधार पर किया जाए, क्या क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्या ग्राउंड बताए हैं इस अपनी याचिका में। 320 पेज की याचिका में कई यूट्यूबर हैं, कई यूट्यूब चैनल अपने व्यूज के लिए, डीएलएड के लिए बोल रहे हैं कि ये बिहार सरकार की एसएलपी के बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, यहाँ पर बीएड जीत रही है। ये तमाम लोग अपने अपने अलग अलग, कभी डीएलएड के पक्ष में बोलेंगे, कभी बीएड के पक्ष में बोलेंगे और कभी बोलेंगे हम निष्पक्ष हैं। ये तमाम अपने व्यूज के लिए मात्र एक चैनल मिलेगा जो मात्र डीएलएड के लिए, हित के लिए काम करता है। कई सारी चीजें होती हैं जो बहुत पहले चर्चा नहीं कर सकते, समय आने पर, उचित समय पर मैं चर्चा करता हूं। अभी जो बिहार सरकार की लगाई गई एसएलपी पर चर्चा करूंगा पूरा डिटेल से। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सभी जगह शेयर करें। और भी कई वीडियो आज मैंने मेरे चैनल पर इन 2 दिनों में जो वीडियो अपलोड किए हैं, उन वीडियो को जाकर जरूर देखें। बिहार के मामले को लेकर, स्पष्टीकरण को लेकर जो वीडियो मैंने डाले हैं उन पर गौर करें और देखें। वैसे मैं राजस्थान हाईकोर्ट में मुकदमा लगा था, तभी से ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और तमाम बहुत सारे सवालों के जवाब दिए, बहुत सारे तथ्यों पर मैंने चर्चाएं करी। आज इस बात पर चर्चा करूंगा कि बिहार सरकार ने क्या तथ्य छुपाए, क्या सुप्रीम कोर्ट की एसएलपी में, तमाम इश्यू को लेकर चर्चा करेंगे। उस एसएलपी के कुछ स्क्रीनशॉट हैं, वो आपके स्क्रीन पर चलते रहेंगे, जो तमाम ग्रुपों में, तमाम माध्यमों में घूम रही है। वो 300 पेज की एसएलपी वो आपकी स्क्रीन पर चलेंगे। लेकिन मैं इस वीडियो में मोटा मोटी तौर पर ओवरऑल रूप में मैं डायरेक्ट एक समरी के रूप में मैं चर्चा करूंगा, पॉइंट टू पॉइंट रीड नहीं करूंगा, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। और वैसे आप वीडियो को पॉज करते हुए उन सारे पॉइंट्स को रीड कर सकते हैं, बट मैं उस एसएलपी के जो पूरे जो पॉइंट हैं उनको मैं एक सामान्य सरल भाषा में चर्चा करूंगा कि बिहार सरकार क्या अपना जो व्यू है वो रखना चाह रही है, शॉर्ट समरी के रूप में। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सारे जजमेंट, सारे ऑर्डर लगाए हैं, छुपाया कुछ भी नहीं है। वैसे बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने एनेक्सर 9 जो लगाया, वो पटना हाईकोर्ट ने जो अभी इनको रिलीफ नहीं दी और डीएलएड को ही योग्य माना, जिस ऑर्डर के खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, एनेक्सर 9 में वो लगाया। एनेक्सर 11 में उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट का 25 नवंबर 2021 का फैसला लगाया है। लेकिन ये हैरानी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त के फैसले से पहले उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला लगाया, जिसका कारण है मैं चर्चा करूंगा। उसके बाद इन्होंने 11 अगस्त 2023 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला लगाया। उसके बाद 28 अगस्त 2023 सुप्रीम कोर्ट का जो डीएलएड के लिए 3 जजों की बेंच का फैसला आया था वो लगाया। उसके बाद उन्होंने पटना हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है 29 अगस्त वाला वो लगाया। उसके बाद इन्होंने 29 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट से जो छत्तीसगढ़ वाले मामले में जो ऑर्डर आया वो ऑर्डर लगाया। और इन्होंने, बिहार सरकार ने अपनी एसएलपी में मुख्य तौर पर ये लिखा है कि पटना हाईकोर्ट के ऑर्डर है वो इम्पीच्ड ऑर्डर है, उसमें कमिटेड एरर है। एरर का बताया है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो 29 अगस्त 2023 को छत्तीसगढ़ मामले में जो रिलीफ दी थी, उस रिलीफ को पटना हाईकोर्ट ने कंसीडर नहीं किया है, इसलिए ये फैसला हमारी नज़रों में गलत है। हम सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ एसएलपी लेकर आए हैं कि पटना हाईकोर्ट ने 29 अगस्त के छत्तीसगढ़ मामले में सुप्रीम कोर्ट की जो आदेश है उसको क्यों नहीं माना। पटना हाईकोर्ट ने मात्र 11 अगस्त 2023 और 28 अगस्त 2023 के फैसलों के ही माना है, उसको नहीं माना। हमारे उसके पीछे जो व्यू थे, जो कारण और फैक्ट बताए थे, वो भी नहीं माने। इस फैसले के खिलाफ आए, ये उनकी एक जो डायरेक्ट शॉर्ट शब्दों में ये रखने की उनकी पॉइंट है। क्वेश्चन ऑफ लॉ में उन्होंने 2 पॉइंट क्वेश्चन ऑफ लॉ में उठाए हैं बिहार सरकार ने।
उन्होंने कहा है कि 29 अगस्त 2023 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर फॉलो करना चाहिए था, और जो पटना हाई कोर्ट ने जो 22 सितंबर को जो ऑर्डर दिया है वो इम्पज्ड है, उसमें एरर है। सुप्रीम कोर्ट का 29 अगस्त का ऑर्डर फॉलो नहीं किया गया है। एक तो ये लिखा है कि उसका कारण बताया कि ऑनगोइंग प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, वहीं से मामला हमारा मैच हो रहा है पूरा। दूसरे में उन्होंने पॉइंट राइज किया 2 क्वेश्चन ऑफ लॉ में कि 11 अगस्त 2023 का फैसला को लागू कर दिया, इसी स्टेज पर वो लागू नहीं होना चाहिए था हमारे वाले में। तो ये 2 पॉइंट उन्होंने बिहार सरकार ने क्वेश्चन ऑफ लॉ में 2 ही पॉइंट रखे। अब इसके पीछे जो ग्राउंड रखे हैं, जो कई यूट्यूबर बता रहे हैं, जो आरटी एक्ट 2009 की धारा 23(2) के क्लोज का जो रीजन बता रहे हैं, जो वो एक ग्राउंड में रखा है, उसको क्वेश्चन ऑफ लॉ में नहीं रखा है। उसको ग्राउंड रखा है कि इन 2 ग्राउंड के पीछे, ग्राउंड कहने का मतलब ये होता है कि ग्राउंड ये होता है कि हमारे मामले में बीएड को शामिल क्यों किया जाए, उसके पीछे क्या ग्राउंड है, वो अपने कारण बताएं कि हमारे मामले में बीएड को क्यों शामिल किया जाए। उसमें उन्होंने एक आरटी एक्ट सेक्शन 23 क्लोज 2 का उल्लेख किया है। इसको लेकर चर्चा करूंगा। बाद में बिहार सरकार पॉइंट नंबर 5 में ग्राउंड पर और भी कई तथ्य पर चर्चा करूंगा। आप इस हिस्ट्री को समझते जाइए और इस सीक्वेंस में जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपके कहानी समझ में आ जाएगी। जो आपके मन में सवाल है उन सभी सवालों के भी जवाब मिलेंगे। ग्राउंड में बिहार सरकार ने मात्र ये रखा है जो हर एक सामान्य सरकार रखती है, पेज भर दिए जाते हैं और पॉइंट्स को राइज करना, उसी पॉइंट को, बात को घुमा फिरा करके भाषा चेंज करना, नया पॉइंट बनाना, ये एक कानूनी और वकालत के अंदर, कोर्ट के अंदर होता है। उसी बात को घुमाना, भाषा चेंज करना, दूसरे तरीके से लिखना, तो पेज भर जाते हैं और बड़ी ड्राफ्टिंग हो जाती है। इसमें 320 पेज में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें फैसले ही हो गए कितने पेजों के, तो कितने 25 नवंबर राजस्थान हाईकोर्ट का, बाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसके बाद पटना हाईकोर्ट की जो फाइल थी उसकी कॉपी हो गई, उसके बाद कितने ऑर्डर हो गए, ऐसे करके पेज भर जाते हैं। बिहार सरकार ने अपने ग्राउंड में कहा है, जो मुख्य पॉइंट हैं जो अपने ग्राउंड बताए हैं, उस ग्राउंड में कहा है कि यदि हम बीएड को बाहर कर देंगे तो हमारी भर्ती प्रक्रिया बहुत लेट हो जाएगी, रिजल्ट जारी करने में हमारे बहुत देरी हो जाएगी, हमारी भर्ती प्रक्रिया एकदम चरम बिंदु पर है। हम रिजल्ट जारी करने वाले ही थे 25 सितंबर को, हम तो पटना हाईकोर्ट का ऑर्डर इंतजार कर रहे थे, उससे सारा मामला गड़बड़ हो गया। उनका बिहार सरकार का अपनी रिट पिटीशन में कहना है, वो आपके स्क्रीन पर है, मैं पूरा पॉइंट वाइज वैसे रीड करके नहीं पूरा बताता हूं। बिहार सरकार ने कहा कि इस मामले में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 7,70,000 समथिंग कुछ से हमारे पास टोटल आवेदन आए, जिसमें से 3,80,000 के समथिंग बीएड के आवेदन आए, और इसलिए इन सारे 3,80,000 बीएड को हम बाहर करेंगे तो भर्ती प्रक्रिया बहुत लेट हो जाएगी, कई सारे विवाद उत्पन्न हो जाएंगे, लिटिगेशंस आ जाएंगे। और ये एक सामान्य कोई भी सरकार होती है जब किसी मामले में जाती है तो ये एक सामान्य सी बातें होती हैं वो देते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, स्कूल में टीचरों की बहुत कमी है, ये भी उन्होंने कहा है, और हमारा पूरा सिस्टम ही बर्बाद हो जाए। वैसे ये 5 साल भर्ती नहीं निकालते ना, तब इनका कोई भी स्टूडेंट टीचर रेशियो का और छात्र बिल्कुल पढ़ाई से डिस्टर्ब नहीं होते हैं, वैसे हो जाते हैं। ये कोर्ट में बहुत शानदार पैरवी देते हैं। वो तो चाहे कोई भी राज्य सरकार क्यों ना हो, सभी राज्य सरकार भर्ती प्रक्रिया जल्दी करवाना चाहते हैं, वो तमाम कॉमन से फैक्ट होते हैं जो हर कोई देता है। यदि आप भी उस पद पर बैठे होंगे तो आप भी ये ग्राउंड रखेंगे। ये मैटर नहीं करता है, कोर्ट तथ्य पर चलता है। ग्राउंड क्या है लीगली रूप से, मेरिट बेसिस पर ग्राउंड क्या है, मैं 2 वर्ड यूज कर रहा हूं, लीगली लॉ के अकॉर्डिंग ग्राउंड और मेरिट बेसिस ग्राउंड, कोर्ट उन्हीं पर चर्चा करता है। लॉ के बेसिस पर एक ग्राउंड लेकर आई है बिहार सरकार, आरटीई एक्ट 2009 सेक्शन 23 क्लोज 2। आपको बताना चाहूंगा कि एनसीटी का 28 जून 2018 नोटिफिकेशन आरटीई एक्ट 2009 के धारा 23 के 1 क्लोज के तहत आता है। जो आरटीई एक्ट में मेंशन है एक एकेडमिक अथॉरिटी एनसीटी के, धारा 23(2) के में क्या लिखा है, उसमें लिखा है कि किसी भी राज्य में यदि डीएलएड कैंडिडेट की संख्या कम होती है तो वहां पर भारत सरकार को पत्र लिख करके आप छूट ले सकते हैं। इस याचिका में बिहार सरकार ने यह उल्लेखित किया है कि हमारे डीएलएड कैंडिडेट की संख्या कम है, हम भारत सरकार से कई बार निवेदन भी किया है
और वहाँ से छूट नहीं मिली ही, इसलिए इसमें बीएड कैंडिडेट को शामिल किया जाए। अब इस ग्राउंड को कैसे खारिज करना है, मैं कुछ कॉमन तथ्य बताऊंगा जहां पर बिहार सरकार उलझ जाएगी और आपको पता भी लग जाएगा ये सारी चीज़ों का। एक ये धारा रखिए, आरटी एक्ट 23 धारा 2 में आपको मालूम है कि छूट लेने का प्रावधान होता है जहां पर डीएलएड कैंडिडेट की संख्या कम होती है, जो एक नोटिफिकेशन के द्वारा एक बार छूट मिलती है, जो बिहार सरकार ले भी रखा है। लेकिन मैं इस ग्राउंड पर जाऊंगा ही नहीं। डीएलएड संख्या कम है या ज़्यादा, यहीं पर बिहार सरकार को आउट कर देंगे। वो कैसे करेंगे, वेट, वीडियो पूरा जरूर देखिए। धारा 23(2) कैसे इनके लिए उल्टी पड़ेगी और कैसे ये बैकफुट पर आएंगे वो आपको बताऊंगा। ये एक कॉमन सा उन्होंने अपना बताया, ऑर्डर सारे लगाए उन्होंने। 25 नवंबर राजस्थान हाईकोर्ट का ऑर्डर भी लगाया उन्होंने, 28 अगस्त का भी ऑर्डर लगाया। लेकिन इस बेंच में कैसे गया, ये भी आपके मन में सवाल होगा। सुप्रीम कोर्ट सारे आदेश इंडिपेंडेंट होकर करते हैं, इस बेंच में इसलिए गया, इन्होंने मुख्य जो डिफेक्ट आया था, मैंने मेरे चैनल पर कई बार वीडियो चर्चा करी थी। जब डिफेक्ट आया था तब इन्होंने डिफेक्ट में ये लिखा था कि R1, R2, R3 3 ऑर्डर हैं, जजमेंट है, 11 अगस्त का, 28 अगस्त का और 29 अगस्त। आप कौन से ऑर्डर को क्लेरिफाई करवाना चाहते हैं? तो इन्होंने मुख्य तौर पर 29 अगस्त वाले ऑर्डर पर पूरे अपने आर्गुमेंट तैयार किए और उसी ऑर्डर को उन्होंने एक स्पष्टीकरण कराना चाहा। तो वो ऑर्डर जस्टिस एएस बोपन्ना जी की बेंच से हुआ था, तो उनकी बेंच में ये मैटर चला गया। हालांकि उसको मुख्य, क्योंकि 11 अगस्त 2023 के जजमेंट का तो रिव्यू करवा ही नहीं सकते, लेकिन ये एक इनडायरेक्ट तरीके से उस जजमेंट का रिव्यू है जो सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर को अपने डिप्टी रजिस्ट्रार साहब ने फैसले में कहा था कि आप रिव्यू नहीं करवा सकते। ये एक इनडायरेक्ट तरीके से रिव्यू करवाने का तरीका है। ये इसलिए उस बेंच में चला गया मामला, क्योंकि पूरे आर्गुमेंट इनका पूरा 29 अगस्त छत्तीसगढ़ वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर, उसी पर बेसिस पर पूरा आर्गुमेंट है। बाकी फैसले इसलिए लगाए कि यदि कोई फैसला छुपा लिया, सामने से डीएलएड आता है और वो सारी चीजें नोटिस जारी हुई है, सारी चीजें इनको मालूम है, ज्ञापन दिया हुआ है, तो अपने पर जुर्माना ना लग जाए। तो इसलिए सारे एनेक्सर तो सारे लगाए, मुख्य जो बहस है, अपने आर्गुमेंट है, वो 29 अगस्त वाले ऑर्डर पर रखे, बाकी लगा करके छोड़ दिया, कोई भी चर्चा नहीं करी 11 अगस्त के और 28 अगस्त के ऑर्डर पर। उस पर चर्चा वो क्यों करेंगे? डीएलएड किस लिए बैठा है? इसीलिए बैठा है, इसीलिए वहां पर चर्चा करेंगे। राजस्थान की टीम और बिहार डीएलएड वकीलों की फौज खड़ी हुई मिलेगी, वो चर्चा करेगी। वो क्यों चर्चा करेंगे? तब पता लगेगा कि क्या 11 अगस्त का और 28 अगस्त का है। ये चीज बिहार सरकार की भर्ती प्रक्रिया लेट हो जाएगी, ये हो जाएगा, हम अभी ज्वाइनिंग देने वाले हैं, इससे पूरा वो हो जाएगा, उससे 29 अगस्त वाले से छत्तीसगढ़ से मामले को रिलेट करवाने की कोशिश करिए। अब धारा 23(2) का जवाब दे देता हूं मैं आपको। पहले संख्या कम का कारण होता है। धारा 23(2) में आरटी एक्ट में क्या होता है कि संख्या कम होती है तो आप भारत सरकार को पत्र लिखें और वहां से छूट लेने हैं प्रावधान। 7,70,000 कैंडिडेट पूरे आवेदन किए, उसमें से 3,80,000 के समथिंग बीएड गए। रिमेनिंग कैंडिडेट 7,70,000 में से 3,80,000 निकालेंगे, लगभग आपके 3.5 लाख कैंडिडेट कौन से हैं? डीएलएड के हैं। संख्या कम कहां से हुई? शॉर्टेज कहां से हुई? अब ये बोलेंगे कि कंपटीशन नहीं, आपको मालूम नहीं है तो मेरे चैनल पर वो वीडियो जाकर देखिए जो 10 जनवरी, 11 जनवरी और 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में जब बहस चल रही थी, तब भारत सरकार और बीएड के वकील ने ये तथ्य दिया था, केवीएस की तरफ से पेश किया गया था कि देखिए यहाँ पर 15-16 गुना आ रहे हैं, यहाँ पर 5 गुना 10 गुना ही पास हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, इतने गुना पास नहीं हो रहे, संख्या कम हो रही है। तब दुलिया जी ने कहा था और तब डीएलएड के वकीलों ने भी कहा था कि सर एक स्टेज पार करके आए, पहले टेट पास किया है, ये सेकंड स्टेज है एग्जाम की सिलेक्शन की, और इसमें इतने सफिशिएंट तो हैं। तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की थी वो याद होगी, नहीं है तो मेरे चैनल पर जाकर देख लेना, वही यहाँ रीजनिंग अप्लाई होगी कि 7,70,000 में से 3.5 लाख तो डीएलएड के हैं, पहले सीटेट पास करके आए हैं, सीटेट पास करने के बाद प्राइमरी स्टेज हो गई, अब सेकेंडरी स्टेज पर आए, लगभग 5 गुना कैंडिडेट तो है। अब कई बोलेंगे 15 गुना,
भैया एसएससी के एग्जाम का रिजल्ट अभी आया, वहां पर भी 15 गुना एसएससी ने लेना बंद कर दिया, 8 गुना ही लेती है। इस बार वाले एग्जाम में 8 गुना ही सीजीएल या उसमें पास किया है। एसएससी भी 15 गुना से डाउन कर दिया है। तो प्री पास किया, उसके बाद मेंस के लिए 15 गुना बंद कर दिया। अभी जो रिजल्ट आया जिसमें डिस्प्यूट भी हो रहा है, डिमांड भी हो रही है एसएससी से, तो 5 गुना तो पास हो रहे हैं ना। दूसरी मैं इंडिकेट करना चाहूंगा, जो वरीयता का जो केस लगा था पटना हाई कोर्ट में कि डीएलएड को वरीयता दी जाए, वहां पर बिहार सरकार के आर्गुमेंट क्या थे, वहां संख्या कितनी दिखाई थी अपने एफिडेविट में। डीएलएड के साथियों को, बीएड के साथियों को भी मालूम होगा, वो बिहार सरकार को वहां सुप्रीम कोर्ट में जवाब मिल जाएगा कि बिहार सरकार अपने एफिडेविट के माध्यम से हाई कोर्ट में क्या कहा था। कई बोलेंगे क्या, एनसीटी ने बिहार के अंदर वरीयता केस में अपना एक एफिडेविट पेश किया था जिसमें डीएलएड को ओनली प्राइमरी क्लास के लिए, जब सुप्रीम कोर्ट में आर्गुमेंट चल रहा था तब एनसीटी ने यह कोशिश की थी कि डीएलएड बीएड है वो प्राइमरी के लिए भी है, तब वो एफिडेविट रखा गया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिहार के अंदर एफिडेविट क्या दिया था आप पढ़िए, वो क्या गलत था, एफिडेविट भी गलत देते हैं। एनसीटी फंस गई थी, अपनी गेंद उछाली थी उसी में। यहीं पर बिहार सरकार फंसेगी कि आप बिहार की पटना हाईकोर्ट में क्या एफिडेविट पेश किया था जब वरीयता। एक और पॉइंट इन्होंने कहा है कि हम बीएड को शामिल करते हैं तो क्वालिटी मिलेगी, लेकिन पटना हाईकोर्ट में एफिडेविट दिया था 66-70 केस में, उसमें बिहार सरकार ने कहा था कि प्राइमरी के लिए डीएलएड ही एलिजिबल है और बेस्ट क्वालिटी वही दे सकता है, बीएड तो हायर के लिए। और अब सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी में कैसे दल बदलू बन गए, अब आर्गुमेंट कैसे चेंज हो गए। पहले आप पटना हाईकोर्ट को गुमराह किया था या आज आप सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना। और पटना हाईकोर्ट में नंबर ऑफ कैंडिडेट की संख्या डीएलएड की बताई थी और कहा था कि सफिशिएंट कैंडिडेट अवेलेबल है इन बिहार सरकार। अब बीपीएससी चेयरमैन का बयान आया था पहले, लेकिन बयान तो सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनती है, बट एफिडेविट तो चलता है। पटना हाईकोर्ट के अंदर एफिडेविट दिया जो 66-70 के जजमेंट में मेंशन है, उस एफिडेविट के बारे में बिहार सरकार के। और नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं, शॉर्टेज की संख्या 2 कारण है। पहले तो उसी एसएलपी में देखिए कहां शॉर्टेज है, कम होते हैं क्या 5 गुना कैंडिडेट मेंस के लिए, प्री पास करके आए। दूसरी बात, आप हाईकोर्ट में क्या एफिडेविट दिया, आप तो ये बोल रहे थे हमारे पास शॉर्टेज ही नहीं है। जो भारत सरकार को आपने कैसे रिकमेंड कर दिया कि संख्या शॉर्टेज है, कहाँ उसका परफॉर्मा होता है, अलग संख्या दिखाई जाती है। वो जो गुमराह करने की कोशिश की उसी में बिहार सरकार अपने पॉइंट में उलझ जाएगी कि आप तो हाईकोर्ट में कह रहे थे हमारे पास संख्या की कमी है ही नहीं, आज आप कह रहे हैं कि हमारे पास संख्या की कमी है। तो इस लॉ वाले पॉइंट पर, लीगल पॉइंट पर जो धारा 23(2) को जो ग्राउंड बनाने की कोशिश की है उसका हमारे पास तोड़ है। वो अपने ही आर्गुमेंट, अपने ही लिखे हुए फाइल के आर्गुमेंट में उलझ जाएंगे। अब बात आती है, बाकी तो भर्ती प्रक्रिया लेट है, वो तो नहीं चलेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अंदर तो मामला मेन था कि सब्जेक्ट जो रिट पिटीशन थी चैलेंज की वो हाईकोर्ट में पेंडिंग थी। यहां पर जो एक एप्लीकेशन पेश करके आए हैं, ये ओनली एप्लीकेशन पेश करके आए हैं, जो ऑर्डर लेके आए हैं ये एप्लीकेशन पेश करके आए हैं। और हाईकोर्ट में बीपीएससी का कोई नोटिफिकेशन चैलेंज नहीं है डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद का, तो ये एप्लीकेशन लेकर के आए हैं। तो वहां तो वो अलग था, वहां तो एग्जाम हो चुकी थी, वो कर लिया। यहां तो एग्जाम से पहले फैसला आ चुका था। अब कुछ अन्य तथ्यों पर भी बात करूंगा मैं। वो जो एग्जाम डिले और वो बाहर करने में आपको 28 अगस्त को ऑर्डर मिल गया था, आज 9 अक्टूबर को सुनवाई हो रही है। कितने दिन हो गए, पूरा सितंबर का महीना चला गया, लगभग आपसे 1 महीने से ज्यादा समय। इतने में तो आप बीएड बाहर करके रिजल्ट ही निकाल देते जितना कोर्ट का चक्कर काट रहे हैं पटना हाईकोर्ट का, उतना आप डिले हो रहे हैं। आप स्वयं डिले तो 1 महीने कर दिया, 28 अगस्त के ऑर्डर को मान करके निकाल लेते, निकालना नहीं चाह रहे थे। दूसरा, एक बीपीएससी ने 19 अगस्त को एक ऑर्डर जारी किया था, नोटिस निकाला था कि योग्यता के विवाद के मामले में हम एनसीटी का निर्णय मानेंगे। ये 19 अगस्त को निकाला था। उसके बाद 4 सितंबर को एनसीटी ने सभी राज्यों को पत्र भेज दिया। अब मानिए, ये वहां पर क्वेश्चन होगा
ये अपने ही उस नोटिस में उलझ जाएंगे कि आप तो बोल रहे थे हम एनसीटी का इस मामले में जो विवाद होगा तो इस मामले में एनसीटी का ओपिनियन मांगने, एनसीटी ने तो कह दिया भाई 11 अगस्त का फैसला लागू है, तो अब आप क्यों नहीं मान रहे? आप क्या नोटिस बांध पी कर निकालते हैं क्या? ऐसे निकाल देते हैं कि हम एनसीटी का निर्णय माने, बाद में मानेंगे नहीं, बाद में हम कोर्ट में चले जाएंगे। इस पॉइंट पर वो सुप्रीम कोर्ट में उलझेगी। उसका 19 अगस्त का नोटिस देखिएगा, जो एनसीटी का निर्णय, और वो 4 सितंबर को जो सभी राज्यों को सूचित किया गया है। लेकिन इस मामले में बिहार सरकार कह रही है कि 137 से जो रिट पिटीशन है धनंजय कुमार की 11 अगस्त के फैसले में, उसकी फैसला लगाया, कॉपी लगाया कि हम ऑर्डर पास हुआ, उसमें ये नहीं कहा कि हमको नोटिस मिला था, हम आए नहीं, वो हम लगाएंगे। रीट पिटीशन नंबर 137/2022 जो देवेश शर्मा के साथ टैग हुई थी 16 मार्च 2022 को, उसमें नोटिस जारी हुए थे बिहार सरकार को 14 दिसंबर 2022 को। ऑफिस रिपोर्ट जब आप उस मामले की 10 जनवरी 2023 की देखेंगे, जिसमें बिहार सरकार को सारे नोटिस सर्व हो चुके थे, सर्विस कंप्लीट थी, रिप्लाई रिटर्नेबल नहीं आया, ये ऑफिस रिपोर्ट वहां देखने को मिलेगी, बहस में आ जाएगी। तो बिहार सरकार को बोलेंगे आज आपकी नींद खुली क्या? आपको 14 दिसंबर को नोटिस जारी किया था, क्यों नहीं आए? आर्गुमेंट आपको करने थे। 137 रिट पिटीशन में बिहार सरकार के नोटिफिकेशन चैलेंज हैं। अब बात आती है 12 अक्टूबर 2022 को, ये पहले टैग हो गई, सब्जेक्ट टू आउटकम रखा हुआ था, सर्विस रूल चैलेंज थे, एनसीटी का नोटिफिकेशन बिहार की तरफ से चैलेंज था, फैसला आया 11 अगस्त का। ये सारी चीजें फैसले में भी उल्लेखित हैं, पैराग्राफ नंबर 5 पढ़ लीजिए। आपके मन में सवाल है कि राजस्थान हाईकोर्ट 25 नवंबर 2021 के फैसले को मैन क्यों बनाया? सबसे पहले उसी को लगाया 11 अगस्त के फैसले से। इसलिए लगाया कि उसमें ये लिखा हुआ है कि जब कोई एनसीटी का नोटिफिकेशन जारी होता है तो सभी राज्यों के लिए बाउंड होता है, और ये बीपीएससी के चेयरमैन का बार बार बयान भी आ रहा है कि हमने इसलिए मान्य किया कि वो नोटिफिकेशन वैलिड स्थिति में था, हमारे मानने के लिए बाध्य था, इसलिए हमने बीएड को शामिल किया। ये क्यों नहीं कहते कि उस 11 अगस्त के फैसले में यह भी लिखा है कि जब तक कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या उसका अथॉरिटी का नोटिफिकेशन किसी भी कोर्ट के द्वारा जब रद्द नहीं किया जाता तब तक ये, क्या 25 नवंबर 2021 के ऑर्डर को उन्होंने रद्द नहीं किया गया, उस नोटिफिकेशन को, तब वो वैलिड स्थिति में आ गया? क्या सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया गया? सुप्रीम कोर्ट ने आपको नोटिस जारी किया, क्यों नहीं आए? आपको ज्ञापन दिया, क्यों नहीं आए? आपने सब्जेक्ट टू आउटकम क्यों नहीं रखा? आपको क्या मामले का मालूम नहीं था? इसलिए उसको किया है। उसको करेंगे तो बहुत अच्छा है, वो मालूम आ जाएगा। अभी संवैधानिक पीठ का फैसला आया है 5 जजों का, जो मध्य प्रदेश के अंदर रखा गया था। मणिपुर वाला जजमेंट वहां सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों बेंच का, पता लग जाएगा। एक बता देता हूं कि फैसला जो रेट्रो और प्रो में जो घूम रहे हैं कि पूर्व प्रभावी से और पीछे से, यदि आगे से लागू करना होता है, सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट देती है तब स्वयं लिखती है कि आगे से लागू होगा, नहीं लिखा है इसका मतलब ये होता है कि रेट्रो। अब वो ऑर्डर लेके चले गए, वो छत्तीसगढ़ वाला, वो अब पूरी मजबूती से टीम पूरी उतरेगी डीएलएड की। अब जो बात आती है कि पेंडिंग भर्तियों में हिमाचल में लागू कर दिया, केवीएस ने लागू कर दिया, ऐसे थोड़ी लागू किया है। हिमाचल ने भी सारी भर्तियां अपनी पेंडिंग वाली हैं वो रद्द करने का फैसला किया है। अब बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में मात्र जो एक अपना संख्या वाला है वो तो नहीं चलेगा, आरटीए एक्ट धारा 23(2) वाला तो नहीं चलेगा, संख्या पर ही कट आउट हो जाएगा। बाकी चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है आपने भारत सरकार को लिखा है नहीं लिखा। जो अपना एफिडेविट और इसी एसएलपी में लिखी हुई संख्या पर ही उनका पॉइंट कट हो जाएगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। भर्ती प्रक्रिया ऑन गोइंग वाली वो प्रोसेस चलती नहीं है, कोर्ट तथ्यों पर चलती है, ऑन गोइंग हो वो गोइंग हो इसमें, क्योंकि पटना हाईकोर्ट तो इस 7वें चरण की भर्ती पर डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद के मामले पर तो मामला पेंडिंग नहीं है ना, जो 2023 का रूल चैलेंज करके एक एप्लीकेशन क्लेरिफिकेशन के लिए लगाई थी, उसको उन्होंने डिसमिस कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में वहां तो क्या है कि छत्तीसगढ़ में पेंडिंग थी,
इसलिए वो तभी तो हाईकोर्ट को बोला कि आप लोअर मेरिट के बेसिस पर आप वो डिसाइड करिए। अब ये मामला अनिरुद्ध बोस जी की बेंच में चले जाते, ये यदि 28 अगस्त के ऑर्डर को मैन रख करके उस पर करते, लेकिन उसको यदि मैन रखते तो वो मानने के लिए बाध्य ही हो गए ना, उस पर तो कैसे रखेंगे मैन। तो इसलिए उसको इन्होंने 29 अगस्त वाला मैन रखा, इस वजह से वो बेंच में गए। जो ये कॉमन तथ्य रखे गए, भर्ती प्रक्रियाएं लेट हैं, इतनी हम बाहर करेंगे, इतना डिले हो जाएगा, स्टूडेंट टीचर रेशियो का बिगड़ जाएगा। कैसे बिगड़ जाएगा? 70,000 वैकेंसी है, 3.5 लाख बंदे हैं, पास करिए, लगाइए टीचर। इतने दिन में आप 1 महीने लेट के, ये कॉमन प्रोसेस होते हैं। वहाँ पर कोर्ट में ये चीज़ें नहीं चलेंगी कि हम वो कर दिया, क्योंकि आपका फैसले से पहले आ गया। एक तरीके से ये 11 अगस्त 2023 के जजमेंट का रिव्यू करवाने का ही तरीका है। लेकिन इस मामले में बिहार सरकार की एसएलपी में ऐसा कोई ग्राउंड या तथ्य नहीं है मजबूती पॉइंट से जहां पर वो जीत रहे हो। यूट्यूबर अपने यूट्यूब पर व्यूज के लिए कुछ भी कर सकते हैं। धारा 23(2) वाला आते ही मेरे पास मैसेज की लाइन लग गई कि सर धारा 23(2) क्या है सर। अरे धारा 23(2) के बारे में जब हाईकोर्ट से चर्चाएं करते आ रहे हैं, धारा 23(2) में जो 25 नवंबर 2021 के जजमेंट में लिखा है कि ये नोटिफिकेशन जो 28 जून 2018 का है वो आपका धारा 23(1) के तहत आया है, और धारा 23(1) के तहत वो नोटिफिकेशन आपका रद्द हो गया। उसी के बेसिस पर बीपीएससी के रूल बने, तब वो बीपीएससी रूल कैसे वैलिड होंगे जब जिसके बेसिस पर बने हैं, जो ग्राउंड ही खत्म हो गया। धारा 23(2) के तहत थोड़ी बने हैं रूल। धारा 23(2) में संख्या का है, तो संख्या आपकी एसएलपी दिखा रही है, आपके एफिडेविट दिखा रहे हैं, सारी चीजें हैं। और वो सारी चीजें 137 जो रिट पिटीशन है, उस समय जो रिटन सबमिशन हुआ था उस फाइल में भी वो सारी चीजें सरकार के वो जो एफिडेविट थे और वो जो 66-70 वाले वो सारे रखे हुए थे। और जो क्वालिटी एजुकेशन बीएड शामिल होनी चाहिए उसी पर उन पर पूछा जाएगा कि आप दाखिले कैसे हो। एक तरफ तो बोलते हो बीएड हायर के लिए, यहाँ पर बोल रहे हो बीएड को शामिल करिए। तो वो सारी चीजें वरीयता वाला मामले में खुद ही वहां पर जब वो सामने आएगा उनके एफिडेविट, तो वो स्वयं ही उलझ जाएंगे। बाकी कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन ऑफ लॉ है कि हमारे मामले में 29 अगस्त का ऑर्डर लागू होना चाहिए, 28 अगस्त और 11 अगस्त के लागू नहीं होने चाहिए। उसका मुख्य कारण इन्होंने जो 2 पॉइंट तो 10-15 बनाए, उन्हीं बातों को घुमा करके बताया है। और मुख्य बातें हैं, जब उन्हीं पॉइंट, एक पॉइंट होता है, कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट के लिए 10 लाइन लिख लेते हैं घुमा फिरा करके। कॉन्सेप्ट एक ही होता है कि स्टूडेंट टीचर रेशियो, धारा 23(2) में 2 पर लिख दिया हमने, भारत सरकार को ये लिखा, वो लिखा, ये किया। ऑन गोइंग प्रोसेस है, भर्ती प्रक्रिया, उसी में हम इतने तारीख को रिजल्ट जारी करने वाले थे, हम ये कर दिया, इस तारीख को कर दिया, वो कर रहे हैं, ये आया, तब ये आया, ये 11 अगस्त का फैसला बाद में आया। हमारी भर्ती प्रक्रियाओं का जो प्रोसेस है वो बताया कि कब कब प्रोसेस हमने भर्ती प्रक्रिया का स्टार्ट कर दिया। बहुत पहले से हमने भर्ती प्रक्रिया का स्टार्ट कर दिया, आवेदन ले लिए 11 अगस्त के फैसले से आने से पहले, वो कर लिए। वो तमाम चीज़ें वो बता रहे हैं। वो कोई मैटर नहीं करता है। जो 661 जो रिट पिटीशन है, जो 3 जजों बेंच का फैसला आया था, वो भी तो कोई 11 अगस्त को नहीं लगी थी, वो भी तो रिट पिटीशन जून में लग चुकी थी। आप कहाँ, अप्रैल मई में आपने शुरू किया था प्रोसेस, जून के अंदर रिट पिटीशन लग गई। फैसला चाहे महीने बाद आए, चाहे 3 महीने बाद आए, वो मैटर थोड़ी करता है। राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर रीट का मामला था, वो 2020 और 21 में चलना शुरू हुआ था, 20 के अंदर शुरू हुआ था, जहां तक 21 के स्टार्टिंग में, फैसला तो 21 के लास्ट में आया था, नवंबर में। तो ये कह देते कि हम तो भर्ती प्रक्रिया बहुत पहले से शुरू कर रहे थे, आपका फैसला तो 25 नवंबर को आया है। एक कॉमन सी बात है ना। वहां से जारी होते ही जून के अंदर तो रिट पिटीशन लग गई थी सुप्रीम कोर्ट में। आपने इधर से काम किया, उधर से उसका फैसला सुनवाई होना वो अलग बात है, उसका तो आता रहा। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद आपको मालूम है जुलाई के अंदर छुट्टियां आ गई सुप्रीम कोर्ट की। कैसे होता है ये मामला? तो ये सारी चीजें ये गुमराह करने की वो पॉइंट है। क्योंकि कोई भी राज्य सरकार जाती है तो ये सारे कॉमन फैक्ट्स होते हैं, इन पर बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। धारा 23(2) वाला कुछ नहीं बनता है, डिले डाले कुछ नहीं होता है। कोई वो सबको कोर्ट को मालूम नहीं है कि 28 अगस्त को ऑर्डर किया और उसको अभी तक आपको 1 महीने में तो बाहर करके आप कर ही देते। आजकल सॉफ्टवेयर है, 1 मिनट लगता, आधे घंटे में क्वालिफिकेशन का वो क्राइटेरिया अलग हो जाता है। यदि अलग नहीं होता, इनको कैसे पता चला कि 3,80,000 बीएड वाले हैं? सॉफ्टवेयर से ही तो क्वालिफिकेशन सॉर्ट किया है, उनको छंटनी करी है, तो वो एक साइड हो गए क्या। 10 जब वो कर सकते हैं
तब उन्हीं रोल नंबर की एक तरफ मार्कशीट अलग की, मात्र उन्हीं के रिजल्ट निकाला। कोई डिले होता है? डिले कुछ नहीं होता है। वो सारी चीज़ें सब मानते हैं कि जो इतना आंकड़ा छांट कर लगे ला सकते हैं, छंटनी तो कर ही रखी है। तो ये बिहार सरकार की एसएलपी में कोई भी मुख्य तथ्य जो लीगली या मेरिट बेसिस पर कोर्ट लॉ के रूल और लॉ के बेसिस पर ऐसा कोई भी नहीं है, क्योंकि किसी भी आर्टिकल 21 का वायलेशन ही हो रहा है बीएड को शामिल करने पर। क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही है, ये सभी को मालूम है। कैसे मिलेगी? डीएलएड को शामिल बीएड के लोग सवाल ना पूछें, वो अपना ज्ञान, अपना क्वालिटी एजुकेशन अपने पास ही रखें। तो इसलिए डीएलएड की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में 11 अगस्त और 28 अगस्त के फैसले और जो बिहार सरकार को नोटिस जारी हुए, वो तमाम चीज़ों पर चर्चा की जाएंगी, तमाम फैक्ट्स और ग्राउंड पर चर्चा की जाएगी। और आईए भी लग चुकी हैं। आपको मालूम है कि बिहार वो चाहे डीएलएड साथियों की तरफ से आईए लगी हैं, बिहार की तरफ बीएड की तरफ से भी लगी हैं, और मध्य प्रदेश से बीएड की तरफ से आईए गई है, और एक वर्धमान कौशिक जी एडवोकेट बीएड की तरफ से गई हैं। बाकी आईए डीएलएड की तरफ से हैं। जो कई बोल रहे हैं कि इतनी 4 आईए बीएड की तरफ से लग गई, ऐसे नहीं है। जो 2 आईए हैं वो डीएलएड की तरफ से लगी हैं, और भी लग सकती हैं, और बीएड की तरफ से 2 आईए गई हैं। एक वर्धमान कौशिक जी और एक मध्य प्रदेश से जो केविट लगी है वो गई है। बाकी 9 अक्टूबर 2023 को सुबह सुनवाई होगी कोर्ट नंबर 7 में। उस समय देखते हैं क्या होता है। डीएलएड साथियों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। एसएलपी में कितने पेज के आईए पता है? कितने डीएलएड की तरफ से आईए कितने पेज की लगी है? एक 450 पेज की आईए लगी है डीएलएड की तरफ से, 450 की, एक 200 की, एक 300 कुछ की। पेज भरने होते हैं, जजमेंट लगा करके पेज कोई भी भर सकता है। जज इतने पेज थोड़ी पढ़ते हैं। अब वो तो वो बोल देंगे कि पहले जैसे बोला था बीएड के लोगों ने कि 5000 पेज का फैसला लिखने में समय लग रहा, 5000 पेज है फाइल। जो शॉर्ट के सिनॉप्सिस होता है, जो केस की हिस्ट्री और क्वेश्चन ऑफ लॉ और ग्राउंड, बस वहीं से केस डिसाइड होता है। उससे जो रिलेवेंट पार्ट है वो जजमेंट का देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट देखा जाता है कि क्या लॉजिक लग रहा है, क्या रीजनिंग लग रही है, क्या लॉ है, क्या फैक्ट्स हैं, क्या ग्राउंड है, और क्या एकेडमिक क्वेश्चन बन रहा है, क्या क्वेश्चन ऑफ लॉ बन रहा है, क्या डिसाइड करवाना चाह रहे हैं। दैट्स इट। ये इसी चीज़ों को सारों को पढ़ा जाता है। तो बिहार सरकार के एसएलपी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो माहौल बना रहे हैं। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहां पर माहौल बना रहे हैं, वो रख रहे हैं। बहुत सभी पॉइंट डिसाइड हो रखे हैं। ये आपकी संख्या कम वाला, और यदि जो बिहार सरकार में ज़्यादा ही वो बताए कि 23-2, तो इस एसएलपी के अंदर सुप्रीम कोर्ट आपको छूट नहीं दिलवा सकती। आप पूरा परफॉर्मा भर के भेजिए, उसके बाद आइए, उसके बाद नई एसएलपी लेकर आइए कि हमको छूट नहीं मिल रही, इतनी संख्या है, ये है वो। ऐसे इसके अंदर रिलीफ नहीं मिलेगी। इसमें चाह रहे हैं तो आप 66-70 में आ जाइए। आपने क्या आर्गुमेंट किए थे? इतने दिन में कैसे हो गए? और संख्या आपके सामने है, कौन सी कम कौन सी ज्यादा है, और वैसे ऑलरेडी छूट एक बार ली हुई है। तो ये सारी चीजें हैं, वो क्वालिटी, और वो सारी चीजें क्वालिटी बिहार सरकार के बताने से थोड़ी होगी। क्वालिटी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में लिखा है किस चीज में क्वालिटी है, कौन से कैंडिडेट के पास क्वालिटी है, वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में लिखा है, और कोर्ट उसी को मानती है। इसी के साथ जो बिहार के आपके एसएलपी है, उस एसएलपी के अंदर बाकी कोई भी, ये सारे जजमेंट सारे लगाए हैं बिहार सरकार ने, सारे जजमेंट लगाए हैं, सारे ऑर्डर लगाए हैं। चर्चा उन्हीं पर करी है जो अपने को, उनको अपना फेवर लगता था। और क्यों करेंगे दूसरे पर? वाजिब सी बात है, वो अपने ही फेवर पर करेंगे। अब वहां देखते हैं अब क्या होता है। 3 जजों की बेंच का फैसला क्या पलटा जाता है या नहीं पलटा जाता है? 28 अगस्त 2023 का 3 जजों की बेंच का फैसला था, और अब इस मामले को 2 जजों की बेंच सुन रही है। अब ये देखा जाएगा कि 3 जजों की बेंच के फैसले को क्या 2 जजों की बेंच फैसला पलटती है क्या, आदेश पारित करके 29 अगस्त 2023 के मामले ऑर्डर को देखते हुए। अब ये पता चलेगा कि कितनी क्या जस्टिफाई होता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस। छत्तीसगढ़ वाले के मामले 11 अगस्त के ऑर्डर में ही नहीं था, उनको नोटिस जारी नहीं हुआ था, कई कारण थे, वो कैसे भी करके ले गए। यहाँ बड़ा फैक्ट रखा जाएगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने शॉर्ट समरी में एसएलपी चर्चा करने की कोशिश करी है। कोई पॉइंट रह गया होगा तो मेरे ध्यान में है, अभी बताने में रह गया होगा, और कुछ कारण से मैंने वो पॉइंट चर्चा भी नहीं किए होंगे, वो आपको पता लग जाएगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, जुड़े रहिए।